नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं सारस्वत आप सभी के समक्ष महाकाव्य इतिहास, परंपरा और मिथक, जो भारत की खोज से हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे और ये सिंधु घाटी सभ्यता का 9वां वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाकाव्य इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। तो इस समय प्राचीन भारत के जो है दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है, इनको रूप ग्रहण करने में बहुत सी सदियां लगी होंगी, फिर धीरे धीरे उसमें कुछ टुकड़े जोड़े जाते रहे। ठीक है, ये ग्रंथ भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है। जब भारतीय आर्य थे, उनके समय का आरंभ हो रहा था, तो उस समय का वृत्तांत है। उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, घर में हुए युद्धों का तथा उनकी जो विजय हुई, उन सभी का जब विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किसी ऐसी पुस्तक की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार व्यापक प्रभाव डाला हो। ठीक है, मुझे यानी किसे, जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि वही अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिख रहे हैं महाकाव्य इतिहास, परंपरा और मिथक को। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रंथ, कौन दोनों ग्रंथ? तो महाभारत और रामायण। ये दोनों ग्रंथ अभी भी इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भी ये दोनों ग्रंथ आज भी भारतीयों के जीवन पर इनका जीवंत प्रभाव, मतलब ऐसा हो कि ये जीवंत हैं, ऐसा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ तक और अशिक्षित देहाती तक के लिए, मतलब सभी विकास के विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए ठेठ भारतीय संस्कृति, भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। हमारे भारत में बहुत तरह की जो है मिथक भी पाए जाते थे तथा लोग आपस में ऊंच नीच जात पात का ज़्यादा जो है देखते थे लोगों में। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेद भाव पर छा गया और बराबर बना रहा। ठीक है, ये लोग जो है हमेशा से एक करने का, लोगों को एकता में करने का लोगों का प्रयत्न रहता था कि सभी एक तरह से हो जाएं, जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। भारत की पुराकथाएं, जैसे पहले पुराने ज़माने में पुरानी कथाएं जो कही जाती थी, महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाना जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। ठीक है, उनका वैदिक काल तक जाना जाता है, उनका इतिहास जो है वो वैदिक काल तक जाना जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपने कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। यानी ये महाकाव्य जो है वैदिक काल तक जाना जाता था और लोग जो है संस्कृत साहित्य में ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे प्रकट होती रहीं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए, मतलब जो कवि थे, नाटककार थे, इनका पूरा लाभ उठाए और अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर
की हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं संस्कृत में लिखा भवभूति प्रणीतम एक काव्य है उत्तर रामचरितम, उसमें सारा वृत्तांत जो है रामायण से मिलता है और उन्होंने कुछ अलग अलग जो है जोड़ा है, और लेकिन इसका जो है मूल जो है रामायण से मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर है अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियाँ वीर गाथात्मक हैं। अधिकांश जो पुरानी कथाएं वो प्रचलित कहानियाँ वीर गाथात्मक हैं, जो वीरों के ऊपर हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। ठीक है, मरणोपरांत जीवन पर्यंत जिस प्रकार से वफादारी और साहस, लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा इसमें है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गूंथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कभी जो है ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक हुआ करती हैं कि लेखक ने सोचा और अपनी कल्पना के आधार पर, इमेजिनेशन के आधार पर उसको लिख दिया, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में जो है जुड़े रहते हैं। ठीक है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, सम्मिश्रण मतलब कि इन सभी का मिश्रण जो है काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, ये तो हमें भले नहीं मतलब निश्चित रूप से बताता है कि क्या घटित हुआ, लेकिन इसकी सूचना देता है कि घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हों या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि काल्पनिक जीवन में इनकी स्थिति जो है जीवंत तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती थी। यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। जैसे यूनान में यूनानी थे, चीनी थे, वहाँ पे लोग जो है बहुत से इतिहासकार पाए जाते थे, लेकिन प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। ठीक है, इसीलिए जो है आज हम किसी भी तारीख को, तिथि को नहीं निश्चित कर पाते हैं या सही कालक्रम में निर्धारित करना जो है बहुत ही कठिन हो जाता है। घटनाएं आपस में गड्ढमड्ढ हो जाती हैं। ठीक है, बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्य पूर्वक भारतीय इतिहास को भूल भुलैया के सूत्रों को खोज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही धीमी गति से आधुनिक जो विद्वान है धैर्य पूर्वक जो है भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों को जो है खोज कर रहे हैं। कल्हण की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है। कल्हण की अब ग्रंथ जो है राजतरंगिणी याद रखेंगे। ठीक है, एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। ठीक है, कल्हण की कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है? तो राजतरंगिणी जो है कल्हण का प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, इसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी तथा आप देख सकते हैं कि कश्मीर का इतिहास है इसमें। ठीक है, ये कल्हण जो है कहाँ के कवि थे? कश्मीरी कवि थे। ठीक है, तो इन्होंने इतिहास कहाँ का लिखा? कश्मीर का इतिहास अपने प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में लिखा, जिसका समय ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई है। ठीक, बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के लिए कल्पित इतिहास और समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है,
अब यहाँ पे दिया गया है कि बाकी के लिए महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों से और इमारतों से, सिक्कों से, अवशेषों से, संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों में भी सहायता मिलती है। ठीक है, जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ सफ़र करने आया करते थे, इनसे भी सहायता मिलती है। विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। ठीक है, विशेष रूप से जो है यूनानी और चीनी जब बाद में आया करते थे, तो उन अरबों के विवरणों से ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यह कि जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। ठीक है, यहाँ पे जो है जनता के अतीत पर अपनी जो है कोई दृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, उन परंपरागत जो परंपराओं से चली आ रही हो। ठीक है, वही कहानी हम मनुष्य सुनते गए तथा उन्हीं में पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें विरासत मिलती गई। इन काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ। लेकिन जब इतिहास के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो इसमें जो है धुंधलापन पैदा होता है, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि ज़िंदगी से अलगाव जब पैदा होता है और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास की प्रवृत्ति तब जा कर के पैदा होती है। ठीक है, तो ये था आपका जो है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग के साथ। चैनल पर नहीं होएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी तथा इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।